आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि काफ़ी बायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है। उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे दोनों लॉज को। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में जो मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है जो कि आपकी बुक में नहीं होगा लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, व्हाई ही डिलीवर्ड हिज लॉज। उसने अपने लॉज क्यों दिए मेंडल ने, उसकी रीजन क्या थी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले पता होने चाहिए। सो उसकी रीजन ये थी कि मेंडल से पहले दो थ्योरीज वर्क कर रही थी। टू थ्योरीज कौन सी थी जो इससे पहले काम कर रही थी बिफोर मेंडल? उनमें नंबर 1 ब्लेंडिंग थ्योरी, ठीक है, और नंबर 2 पार्टिकुलेट थ्योरी। ये मेंडल से पहले दोनों थ्योरीज काम कर रही थी, ब्लेंडिंग थ्योरी और पार्टिकुलेट थ्योरी, जिसपे काफी अरसे से ये बहस हो रही थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं वो किस फॉर्म में कंट्रोल होते हैं। दे आर दी इधर ब्लेंड और दे आर इन पार्टिकल नेचर। जो ब्लेंडिंग थ्योरी वाले थे वो ये कहते थे कि जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं दे आर दी ब्लेंड ऑफ both parents fluid। ओके, यानी कि जो ब्लेंडिंग थ्योरी के मुताबिक जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में आते हैं वो मिक्सचर बन के आते हैं और वो फ्लूइड होता है मिक्सचर। लेट्स सपोज कि अगर एक प्लांट है उसका कलर रेड है, उसका क्रॉस वो व्हाइट फ्लावर्स वाले प्लांट से कराते थे, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही थी दैट वाज पिंक। इसको वो कह देते थे कि ये जो पिंक आ रहा है इट इज ड्यू टू ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग की वजह से आ रहा है, ब्लेंड हो रहा है मिक्सचर, 50% इसका आता है 50% इसका, और वो ब्लेंड बनता है तो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्लेंडिंग थ्योरी। लेकिन जो पार्टिकुलर थ्योरी वाले कहते थे, स्कूल ऑफ थॉट, वो ये कहते हैं कि नॉट ब्लेंड, ये ब्लेंड नहीं है बल्कि वो क्या है, बट पार्टिकल्स होते हैं जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके, पार्टिकुलेट वाले ये कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट ब्लेंड ऑफ बोथ पेरेंट्स बट दे आर कंट्रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स किस फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड होते हैं, कुछ छुपे रहते हैं, कुछ नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। उसके लिए वो जो एविडेंस देते थे ये ब्लेंडिंग वाले, ब्लेंडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग था। जो पार्टिकुलर थ्योरी थी उसके लिए जो एविडेंस डेफिनेटली जो प्रेजेंट करते थे वो क्या थी कि लेट्स सपोज कि एक प्लांट उसके सीड राउंड है, वो क्रॉस कर रहे थे रिंकल वाले के साथ, यानी कि जिसके पिचका हुआ थोड़ा सा सीड होता है, प्लेन नहीं होता राउंड फॉर्म में। तो जो उनकी F1 जनरेशन आती थी दैट अपीयरिंग वाज राउंड, वो भी राउंड आ रही थी। सो वो ये स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा था कि दिस इज ड्यू टू डोमिनेंस। ये जो है वो एक्चुअली किस वजह से है कि ये जो रेड राउंड है, रिंकल है, ये फ्लूइड नहीं है, ये पार्टिकल है। वो पार्टिकल मिक्स होते हैं और जो मिक्सिंग के बाद हमें ट्रेट नजर आता है वो सॉलिड फॉर्म में है, और ये जो ट्रेट है वो इसके अंदर छुपा रहता है, वो कहीं नेक्स्ट जनरेशन में जाकर दोबारा से रीअपेयर हो सकता है। ये स्कूल जो ऑफ थॉट जो है वो अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर थ्योरी वो कंसिडर करता था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। सो इन्हीं थ्योरीज पे जब काम हो रहा था तो मेंडल इसने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर एक न्यू जो है वो इरा ओपन किया जिसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं। सो मेंडल ने क्या किया जी, इसको टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट दीज हाइपोथेसिस he formulated his laws। उसने इन दोनों थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा सही है,
उसने लॉज डेवलप किए। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। ओके, ये उसका इंट्रोडक्शन था जो इसने ये काम किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसने जब अपने काम का आगाज किया तो बहुत सारे प्लांट को टेस्ट किया। इसका जो टोटल टाइम है, ही वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 11 ईयर्स, यानी कि 1854 में ये स्टार्ट हुआ और 1865 में तक जो है वो ये काम करता रहा, सिर्फ इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि ये लॉज बनाए कि कैरेक्टरिस्टिक किस फॉर्म में कंट्रोल होते हैं। 11 इयर्स इसने काम किया। इस पीरियड के दौरान ही टेस्ट मैनी प्लांट्स, सिक्वेशिस को टेस्ट किया, इसने मेज को टेस्ट किया, पंपकिन को टेस्ट किया, बीन्स को टेस्ट किया, जब कोई प्लांट इसको नहीं मिल रहा था। और इसने काफी ज्यादा टेस्टिंग के बाद जो अपना प्लांट सेलेक्ट किया, दैट वाज पी। सो ही चूज, इसने जो चूज किया, ही चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट इसने चूज किया, जो कि इसने यूज किया। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उन सब में इसने पी प्लांट को यूज किया। दूसरे साइंटिस्ट इस वजह से भी फेल हो रहे थे जो इससे पहले काम कर रहे थे, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वो सही नहीं था। जो उनका एक्सपेरिमेंटल जो है वो सही नहीं था। लेट्स सपोज वो हॉर्सेस को स्टडी करने लग जाते थे, उनकी जनरेशन को। और डेफिनेटली एक इंसान कितनी जनरेशन को स्टडी कर सकता है? जस्ट 2 और 3, उसके बाद उसकी अपनी डेथ हो जाएगी, तो उसको ज्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे, ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा। सो इस वजह से जो पिछले साइंटिस्ट थे वो इन थ्योरीज को सही या गलत साबित करने में नाकाम रहे। लेकिन मेंडल की चॉइस वाज आउटस्टैंडिंग इन चूजिंग द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। और वो कौन सा प्लांट था? दैट वाज पी प्लांट। अब क्वेश्चन इज that is short question, why he choose pea plant. So next question is that why he choose pea plant. उसने pea plant को चूज क्यों किया? उसकी बहुत सारी रीजन थी जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को चूज किया। सबसे फर्स्ट हम पी प्लांट को अगर हम देखें, इसके फीचर्स क्या थे ऐसे, वो हम देखते हैं। नंबर 1, ये शॉर्ट जनरेशन प्लांट था। इसकी जनरेशन कम टाइम में वो कंप्लीट हो जाती है। एक साल में 2 से 3 हम इसकी क्रॉप ले सकते हैं पी प्लांट की। सो मैक्सिमम हमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने का मौका मिल जाता है। नंबर 2, इजी टू कल्टीवेट। इस पे ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि पानी ज्यादा लगाना है, फर्टिलाइजर देने हैं, किस किस्म की देखभाल की हमें जरूरत नहीं है। इजी टू कल्टीवेट था पी प्लांट। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नेचरली अगर हम देखें, अगर हम इसको नेचरली देखें तो ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड। बट इसके साथ आर्टिफिशियल जो क्रॉसिंग है वो भी हम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग वाज पॉसिबल, उसके जरिए भी ये फ्लावरिंग देता है। यानी कि एक प्लांट के दूसरे प्लांट पे पोलन डाल दें। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक प्लांट है, ये उसका एक फ्लावर है, ठीक है। नेचरली अगर हम बात कर रहे हैं, ये फ्लावर है और उसी के अंदर जो है वो उसके मेल पार्ट है, उसी के अंदर जो है वो उसका फीमेल पार्ट है। सो अगर तो इनके अंदर ही ये ऊपर गिर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये पोलन गिरते हैं, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। नेचरली इसका फ्लावर ऐसे होता है, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर है। इस किस्म के फ्लावर्स को जो मेल और फीमेल एक ही तरह एक ही फ्लावर के अंदर हो, उसको हम बोलते होते हैं हर्माफ्रोडाइट, या फिर हम उसका दूसरा नाम बोल देते होते हैं बाइसेक्सुअल। जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, उसको बाइसेक्सुअल भी बोल देते हैं। ये नेचरली ये करता है, अपने ही पोलन अपनी ही ओवरी पे गिराता है। दिस इज सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर हम
किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर्स भी लेकर अगर उसके पोलन इस पे डाल दें, लेट्स सपोज ये पोलन, ये स्टेमन है और ये अंदर जो है वो ओवरी है, अगर इसके पोलन भी हम इसके ऊपर डालें तब भी ये फ्लावरिंग दे देता है। दिस इज आर्टिफिशियल क्रॉसिंग। नेचुरली ऐसे नहीं होता है, क्रॉसिंग नहीं करता है, ये सेल्फ पोलिनेटेड ही करता है। लेकिन अगर हम क्रॉस बनाना चाहें तो इजीली ये क्रॉसिंग भी दे रहा था। दैट वाज द रीजन कि इसने इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको यूज किया, कि जिस मर्जी प्लांट के पोलन दूसरे पे डाल के चेक कर सकता था कि वो कैसे काम करते हैं और कौन से कैरेक्टर जो है वो हमें नजर आते हैं। सो इस रीजन की वजह से भी इसने जो है ये इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि इसके जो ट्रेड्स थे, ट्रेड वाज वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत क्लियर थे, ठीक है, और इजी टू ऑब्जर्व, इजी टू ऑब्जर्व। जो इसके ट्रेड थे वो इजी टू ऑब्जर्व थे, यानी कि एक अगर प्लांट टॉल है 6 से 9 फीट का है, एक उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो इंचेस में भी मौजूद थे, 18 इंचेस का, 9 इंचेस का, 10 इंचेस का, यानी कि बहुत बड़ा प्लांट, बहुत छोटा प्लांट। एक फ्लावर अगर उसका रेड है तो उसमें दूसरे जो है वो पर्पल और व्हाइट भी मौजूद था। अगर उसके फ्लावर में जो हाइट एक की अगर हम देखें, जो पॉड शेप है वो एक जो है वो फूली हुई है, इसको हम इन्फ्लेटेड कहते हैं, दूसरी की कंस्ट्रिक्टेड भी मौजूद थी। इसलिए भी क्योंकि इसके ट्रेट वाजिया थे, डिस्टिंक्ट थे, इस वजह से भी उसने जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो पी प्लांट है उसको उसने चूज किया। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाजिया नहीं होते तो मेंडल शायद सक्सेसफुल ना हो पाता। सो ये उसके कुछ रीजन थी जिसकी वजह से उसने ये पी प्लांट को अपनी रिसर्च वर्क में चूज किया था। अब उसने इस जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लिए देखे जो उसे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे थे, पी प्लांट के अंदर जो उसे क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे थे, उसने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ही called these distinct traits। उसने इन तमाम ट्रेड्स को जो कि वेरी क्लियर नजर आ रहे थे, he called these distinct traits as contrasting pair of traits और contrasting traits, ठीक है, contrasting traits उसने इसको कहा। और ऐसे कितने ट्रेड्स उसने अपनी रिसर्च वर्क में टोटल जो है वो चूज किए, दैट वाज 7। वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे? अब वो 7 ट्रेड्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? नंबर 1 प्लांट हाइट, जो अपनी रिसर्च वर्क में उसने लिखे, दिस इज आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन। सीड शेप, नंबर 3 सीड कलर, नंबर 3 पॉड शेप, उसके बाद पॉड कलर, उसके बाद फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, ठीक है। तो ये जो है वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उसने अपनी रिसर्च वर्क में जो है वो चूज किए, जिसको उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहा। दिस इज कैरेक्टर, सीड शेप इज आल्सो कैरेक्टर। इसकी जो फिनोटाइप होती है उसको ट्रेड्स कहते हैं। मसलन जो आपका फ्लावर प्लांट हाइट है, दैट में बी टॉल, दैट में बी शॉर्ट, दीज आर दी ट्रेड। दिस इज कैरेक्टर, जो कि जेनेटिकली ट्रेड, जो भी चीज जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। उसकी जो फिनोटाइप है उसको हम ट्रेड्स बोल देते हैं। आपकी बुक में एफएससी लेवल पे ये अल्टरनेटिवली यूज किए गए, नो इशू। सीड शेप में भी राउंड, ये राउंड हो सकती है, और नंबर 2 पे ये रिंकल हो सकती है। दिस इज कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, ये एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, ये दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। उसके बाद जो सीड कलर है, दैट में भी येलो हो सकता है, और सीड शेड दूसरा जो है वो ग्रीन हो सकता है। इसी तरह जो पॉड शेप है, पॉड शेप इन्फ्लेटेड हो सकती है, और दूसरी सीड शेप जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड।
इन्फ्लेटेड मीन जो फली फूली सी होती है, उसको दबाएं वो इजीली अंदर से सारे दाने अलग हो जाते हैं। कुछ होते हैं हमें हर सीड जो है वो इस फॉर्म में अलग अलग जो है वो नजर आता है, दिस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म। ओके, इन्फ्लेटेड बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती है। ये इन दोनों का जो है वो डिफरेंस है, कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड। उसके बाद जो पॉड कलर है, पॉड कलर में भी ग्रीन और मे बी येलो। जो फ्लावर पोजीशन है दैट में बी फ्लावर पोजीशन दैट में बी एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल का मतलब होता है साइड पर, एक्सिस पे, और टर्मिनल का मतलब होता है टॉप पर। उसके बाद जो फ्लावर कलर है दैट में बी पर्पल और दैट में बी व्हाइट। सो दीज आर दीज 14 contrasting traits। अगर पेयर्स में बात करें 7 pairs ऑफ contrasting traits, अगर हम वैसे बात करें तो टोटल में तो 14 contrasting traits, नॉट contrasting pair of traits। ओके, सो ये 14 traits को उसने अपनी रिसर्च वर्क में यूज किया, जिसको उसने क्या नाम दिया, contrasting traits, जिनका नंबर कितना था 14। एक्चुअली वो एक ही कैरेक्टर की 2 फिनोटाइप, प्लांट हाइट की 2 फिनोटाइप, तो वो ट्रेड्स बन जाते हैं। सो इन ट्रेड्स को उसने जो है वो अपनी रिसर्च वर्क के लिए सिलेक्ट कर लिया। सो इन दिस वे जो उसने अपने लास्ट इस लेक्चर में मैंने चीज कवर करने की कोशिश की है वो ये कि उसने ये अपने लास्ट क्यों दिए, नंबर 1, नंबर 2 उसको कौन सी जो है वो प्लांट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सिलेक्ट किया, दैट वाज पी प्लांट, उसको क्यों सिलेक्ट किया उसका आंसर। उसके बाद पी प्लांट सिलेक्ट करने के बाद अपनी रिसर्च वर्क में कौन से करैक्टर उसने स्टडी करने का जो है वो प्लान किया, वो प्लान हमने डिस्कस किया। उसके बाद उसने अपनी प्लान मुरतब करने के बाद उसने अपनी क्रॉसिंग का बाकायदा आगाज किया। वो कैसे किया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हाउ ही डेवलपिंग हिज क्रॉसिंग टेक्निक।